नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कुआंवाला बाजार में स्वदेशी अपनाओ और जीएसटी की नई दरों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बाजार का भ्रमण किया है और साथ ही दुकानदारों की बिक्री भी बढ़ी है। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो देशवासियों के हित में महंगाई नीचे कर लो, गरीब लोग, आम जनता, सामान्य जनता और सभी वर्गों के लिए जो ये जीएसटी की दरों में कमी की है, उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी वर्गों से, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूँ। सभी ने मुझे उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है और जो जरूरतमंद चीजें, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आगाज हुआ और इस कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। साथ ही 2027 को सफल बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया है और इस दौरान तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे, एकजुट होकर काम करने का अवसर दे रही है। जितने भी लोग अभी प्रदेश की संगठनात्मक जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी हैं। सारे लोग पहले से अनुभवी हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और चूंकि नया दायित्व मिलने के बाद फिर से कार्यशाला हुई है और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2029 है, उन सभी के लिए टीम काम करेगी। इस टीम के जिम्मे बड़ा दायित्व आया है, तो अभी नए जोश के साथ सब लगे, ऐसा आह्वान करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्र हुए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, जीएसआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और वाटर कमीशन, लैंडस्लाइड सहित एक बैठक के दौरान सभी वैज्ञानिक संस्थानों ने मुख्य सचिव ने सभी वैज्ञानिक संस्थानों से प्रदेश के भूस्खलन क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर प्रेडिक्शन मॉडल तैयार किया है और साथ ही जो सैटेलाइट इमेज और धरातल परीक्षण के आधार पर ये पूर्वानुमान लगा सकेंगे किसी विशेष स्थान पर किसी वर्षा होने पर भूस्खलन की संभावना है। उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर धामी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नकल माफिया अब सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि नकल जिहादी हैं। इन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार से सख्त कानून बनाकर नकल माफियाओं पर नकेल कसा है और साथ ही परीक्षा प्रणाली की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम जेल ही होगा। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने सरकार के रुख का समर्थन किया है। देखिए, नकल जिहाद आज देश दिल्ली के अपने हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बड़े कड़े कदम उन्होंने उठाए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो ऐसे व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जो अल्प समय के अंदर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार युवाओं की सरकार है। इसके प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 65% युवा हैं। उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को, उनके भविष्य के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। नकल माफियाओं को
अंकुश लगाने के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ठीक है, निश्चित रूप से ये भेड़ू के अंदर बिहारियों ने हर बार मेरे विषय को लेकर प्रदेश के वातावरण खराब करने का प्रयास किया, चाहे वो थूक जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो। और जिस प्रकार से अब जो है नकल जिहाद भी एक षड्यंत्र प्रदेश में खड़ा हो रहा है, जो लोग तो पकड़े जा रहे हैं। निश्चित से मैं कह सकता हूँ वो जिहाद के ही एक पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले लोग हैं। तो सरकार ने बहुत कड़ाई से इसको संज्ञान लिया है। काशीपुर में आई लव मोहम्मद के नाम पर निकाले गए जुलूस के दौरान हुए उपद्रव के बाद में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और बुलडोजर की कार्रवाई से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मुस्लिम समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा से मुलाकात कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन साथ ही निर्दोषों को राहत देने की भी अपील की गई। साथ ही सपा नेता नदीम अख्तर बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस में भारी संख्या में लोग यहां पर शामिल हुए। पर जो पूरे मुल्क में और पूरे उत्तर प्रदेश वगैरह में जो मुजाहरे हो रहे हैं, कुछ इस किस्म का मुजाहरा कुछ विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट नॉलेज ये किया जा रहा था, जिसमें 99% नाबालिग लड़के थे, जिनको जज्बाती तरीके से जो कार्रवाई कर बैठे। आज 3 दिन पहले काशीपुर में एक माहौल खराब किया गया है चंद लोगों की वजह से, जो लोग अपनी खराब राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीति करना चाहते थे। क्योंकि आज तक काशीपुर में ऐसा कभी कोई माहौल खराब होने की बात की मुस्लिम समाज के जो लोग लोकल रहने वाले उन्होंने कभी नहीं की। वो सब लोग सभी समाज के साथ मिलकर रहने का काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज को लेकर के खराब किया गया। अभी 2 साल पहले एक हमारे नदीम अख्तर नाम का एक आदमी काशीपुर में आया और वो लगातार काशीपुर का माहौल खराब करता रहा। हमने इसका मैसेज पुलिस प्रशासन को भी दिया लगातार। कभी वो जुलूस में कभी कहीं कुछ ना कुछ खुराफात वो करता रहा। उसने आपने देखा होगा जो जुलूस के माध्यम से जितने भी वहाँ वीडियो आ रही हैं, शहर का कोई सम्मानित आदमी कोई सभ्य समाज का सभ्य आदमी वो जुलूस के अंदर बिल्कुल नहीं है। या तो वो हैं या उसके विचार के साथ के लोग हैं, या फिर जो अनजान बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उन लोगों को उन्होंने गलबला करके अपने साथ लेकर जुलूस निकाला। आज हम सब मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधिमंडल कप्तान साहब से यहाँ मिला है और हमने कप्तान साहब से मिलकर यही कहा है कि आज से 2 दिन पहले रात में जो ये घिनौना कांड हुआ है, इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और खासकर मुस्लिम समाज को एक समाज के व्यक्ति ने जो बदनाम करने की कोशिश की है, उसको हम भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट और मांग करते हैं। क्योंकि वहाँ पर कुछ हमारे एक पंडाल भी लगा हुआ था, हमारे कुछ हाजी भाई उम्रे के लिए वहाँ जा रहे थे, तो बाहर से आए हुए भी मेहमान उसमें थे। तो हमने उनसे कहा कि ऐसे मेहमानों को भी आप चिन्हीकरण करें जिससे पुलिस प्रशासन उन्हें परेशान न करे, और हम भी खुद प्रशासन का हर तरह से सहयोग और योग देते आए हैं। लव मोहम्मद के उत्तर प्रदेश वगैरह में जो मुजाहरे हो रहे हैं, कुछ इस किस्म का मुजाहरा कुछ
हल्द्वानी में सर्किट हाउस में नवनिर्वाचित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिला पंचायत सदस्यों ने प्रतिभाग किया है। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। इस दौरान बोर्ड बैठक में 11 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिला पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने पर और साथ ही अधिकारियों के फॉल न उठाने को लेकर अध्यक्ष के लिए इनोवा गाड़ी खरीदने पर चर्चा हुई। जैसे कि हमारी दूसरी बैठक थी और बहुत समस्याएं, जैसे 27 मेंबर थे, इसमें से 25 मेंबर, शायद 2 मेंबर नहीं आए हैं। 25 मेंबरों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और हम उन समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जैसे कि लोगों के रोडों की समस्याएं हैं, जगह जगह आज के इस बार आपदा आई है तो बहुत जगह क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी समस्याएं थी। और कूड़े की समस्याएं, लोग कह रहे हैं कि कूड़े की गाड़ियां कम है, इसलिए हमने 2 गाड़ियां बढ़ा दी हैं। और जितने भी अधिकारी नहीं आए हैं तो अधिकारियों के लिए अब अधिकारियों के लिए मीटिंग होगी, जो अगली मीटिंग होगी उसमें अधिकारी लोग भी इनवाइट होंगे और जितनी भी समस्याएं होंगे अधिकारियों के सामने रखेंगे। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार से लेकर पटवारी और अमीन तक कोई भी अधिकारी लंबित मामलों की सही जानकारी देने में नाकाम रहा। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि खराब स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई है, तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जो इंस्पेक्शंस हैं 2 तरह के, एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं, और कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, जो रेवेन्यू मैनुअल के तहत हमें करने हैं। तो कमिश्नर को भी 3 साल में एक बार एक तहसील को देखना होता है। उस क्रम में ये इंस्पेक्शन आज मेरे द्वारा किया गया। इसमें कुछ तो गंभीर खामियां हैं, जैसे एक तो 143 की जो रिपोर्ट्स लगनी है उसका रखरखाव ठीक से नहीं है। और भी मुझे पता चला कि बहुत सी जो फाइलें हैं ये एसके के कक्ष में तो लंबित थी ही। इनका कहना है कि इसमें से 25-26 फाइलें इनके घर पे भी हैं, तो उनको भी मंगवाया जा रहा है अभी। तो ये किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि तहसील, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ये ऐसे कार्यालय जहाँ पे आम पब्लिक का रोज वास्ता पड़ता है, इसकी समय समय पे चेकिंग होनी आवश्यक है। और यहाँ की प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए, अनावश्यक विलंब कहीं पे नहीं होना चाहिए। पौड़ी गढ़वाल में गुरु शक्ति न्याय शक्ति अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 15 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। यह अभियान कई स्कूलों में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित कर समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने, कानूनी साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया गया। और साथ ही पूरे जनपद न्यायाधीश धर्म सिंह ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया है। मजिस्ट्रेट महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी ये तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात थी कि पूरे पौड़ी जिले से उन्होंने 15 शिक्षकों को जो है चयनित किया था उनका, और उनको आज जो है सम्मानित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज हमें सम्मानित किया। वैसे तो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि हमारे जो स्टूडेंट है वो बहुत आगे जाएं, लेकिन आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो ये सम्मान दिया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती है कि हम आगे बढ़ें। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की तरफ से हमें निर्देशित किया गया कि हम अपने जिले में जो हमारे सम्मानित शिक्षक गण हैं उनको न्याय प्रेरणा शिक्षक के तौर पर सम्मानित करें। तो हमने जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा हमें एक सूची दी गई 15 शिक्षकों की। पौड़ी जिले के 15, जो पौड़ी आपके मुख्यालय से 15 शिक्षक हमने चुने। साथ ही कोटद्वार में, श्रीनगर में और लैंसडाउन में भी हमारे जो टीएलएससीज हैं उनके द्वारा भी अपने अपने माध्यम से अन्य शिक्षकों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया कि वो जो भी अपना शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान है, हमारी राष्ट्रीय सेवा है, हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो अपने इस कार्य को इसी भली भांति आगे बढ़ाते रहें। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। जसपुर में औचक ड्रग निरीक्षण का अभियान चलाया गया और जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर के निर्देशों के तहत ड्रग इंस्पेक्टर निधि शर्मा ने आयुष दिवस के अवसर पर 5 मेडिकल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल ऑनर्स को लाइसेंस नियमावली का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए और यदि परीक्षण में कोई भी खामी पाई जाती है तो संबंधित मेडिकल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय ऊधम सिंह नगर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आज मेरे द्वारा जसपुर क्षेत्र में विभिन्न मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान जो भी मेडिकल स्टोर्स थे उनको लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन के निर्देश दिए गए तथा साथ ही साथ विभिन्न मेडिकल स्टोरों से दवाइयों के परीक्षण हेतु नमूने लिए गए। इन नमूनों को हम लैब में भेजेंगे टेस्टिंग के लिए और अभी आज जो निरीक्षण किए गए टोटल 5 मेडिकल स्टोरों पे निरीक्षण किए गए और आगे भी ये निरीक्षण जारी रहेंगे। डिपार्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक ये रूटीन सर्वे था जो समय समय पर होता रहता है और उन्होंने 5 मेडिकल स्टोरों का सर्वे करा है। सर्वे में उन्होंने कुछ दवाइयों की सैंपलिंग की है जो कि कोई ऐसी वो नहीं है सैंपलिंग, ये डिपार्टमेंट द्वारा समय समय पर की जाती है ताकि औषधियों की गुणवत्ता को मापा जा सके। तो कोई कंपनी उसका
मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही है वो सही कर रही है या नहीं कर रही है। 5 मेडिकल स्टोरों का आज किया गया है और ये ऐसा कुछ नहीं है कि कभी कभी किया जाता है, ये तो जब डिपार्टमेंट कभी इस शहर में कभी शहर में। दिनेशपुर में लंबे समय से खस्ताहाल मटकोटा गदरपुर मार्ग का निर्माण अब जल्द शुरू होने जा रहा। लगभग 55 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मार्ग का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। अधिकारियों ने मौके पर जाकर सड़क का जायजा लिया है और परगना मजिस्ट्रेट बाजपुर अमृता शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री की अगुवाई में इस मार्ग का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। और दूसरा ये थोड़ा सा आप अभी देख रहे हैं कि सभी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। माननीय हमारी एसडीएम महोदय, हमारी तहसीलदार महोदय और पीडब्ल्यूडी के समस्त अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं और कल आधिकारिक रूप से इस सड़क का कार्य का शुभारंभ होगा। क्या रहेगा कार्यक्रम? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल कार्यक्रम आने का लगभग तय था, पर किसी अधिक बिजी होने के कारण कल वह वर्चुअल रूप से यहाँ जुड़ेंगे और यहाँ की स्थानीय जनता को संबोधित करेंगे। लगभग 55 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा है और इसके निर्माण का जो शिलान्यास है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कल वर्चुअल के माध्यम से रहेगा और सांसद जी की यहाँ पर गरिमा में उपस्थिति रहेगी। उसी के क्रम में कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज यहाँ निरीक्षण किया गया, जिसमें सारी तैयारियों को देखा गया तथा विभाग को निर्देशित किया गया है कि सभी तैयारियों को ससमय पूर्ण कर लिया जाए। नारियल तो कई सालों से नारियल ही कोई फोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, पूजा कर रहे हैं, पर वो धरातल पर कुछ नहीं दिखा, खाली नारियल ही दिनेशपुर के खत्म हो गए। अब हमारे पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे नितिन गडकरी जी और अजय भट्ट जी और गुंजन सुवीजा जी, इनके प्रयासों से लगभग 55 करोड़ रुपए का ये रोड 16 किलोमीटर बन रहा है। हल्द्वानी में बरसात का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, हालात सामान्य होने लगे हैं। जल संस्थान भी अब एक्शन मोड में आ गया है। बारिश ने जहां शहर और आसपास की व्यवस्था को प्रभावित किया, वहीं गौला नदी का जल स्तर रिकॉर्ड तोड़ दर्ज किया गया और साथ ही सप्लाई बाधित हुई है। कई जगहों पर टैंकरों से पानी पहुंचाया गया। अब कार्य तेजी से किया जा रहा है और स्थिति सामान्य की जा रही है। इस बार जो हल्द्वानी नगर क्षेत्र में तो इसकी समस्या नहीं रही है। जब भी कॉलम में फिल्ट आया हुआ है या उसमें अत्यधिक जो डिस्चार्ज रहा था 10,000 क्यूसेक से ऊपर आया है, तो वहाँ बड़ा से गेट खोल दिए जाते थे। तब शहर की जो पानी की आपूर्ति है, प्लांट में पानी ना मिल पाने के कारण हमारी बाधित है। उस समय हमने टैंकर के माध्यम से ही वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए पेयजल की आपूर्ति कराई गई। जो हमारे हल्द्वानी डिवीजन में ही कोटाबाग ब्लॉक है, उसके जो पर्वतीय क्षेत्र है, डोन हो गया, परेवा हो गया या निकटवर्ती अन्य क्षेत्र है, वहां पर जो आपदा की क्षति हुई थी, तो हमने जो विभाग से उस समय जो एसडीपी पाइप होता है वो वहां पर उपलब्ध कराते हुए योजना अस्थायी रूप से चालू कराई गई है। साथ ही अभी बरसात जैसे खत्म हो गई है तो स्रोतों में जो क्षति हुई है उसके लिए हमारे जो इंजीनियर्स हैं वहां जा रहे हैं और उसका विवरण तैयार कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलेत, भैंसवाड़ा वार्ड और साथ ही छमरौली जैसे कई गांवों में स्थानों पर पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया है और साथ ही प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना है, सहायता राशि के चेक वितरित किए हैं और साथ ही प्रभावितों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया गया। जितनी भीषण आपदा अभी तक मैंने देखी, शायद त्रासदी की सबसे भीषण आपदा है। 2011 में भी आपदा आई थी और इसी जगह से, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार तो मसूरी विधानसभा करीब 20-25 साल पीछे चली गई है। हर जगह रास्ते बंद हैं। अभी मैं भैकली खाला गया था,
वहां की बेटियां मुझसे चिपट कर रो रही थी। उनका कुछ भी नहीं बचा। तो उसको देखकर मैं भी भावुक हुआ, क्योंकि मैं गरीबी के दर्द को समझता हूं। और जो सरकार के, भारत सरकार के जो आपदा के मानक हैं बहुत कम हैं। जो मुआवजा दिया जा रहा है वो ना के बराबर है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।